मीटर सेतु में, लिखो भाई जरा, मीटर सेतु में और इसका नाम कुछ और होता है लेकिन काम कुछ और होता है। किससे पूछो भाई विभव मापी का काम क्या? विभव मापी। तो भाई साहब कोई भी सुनकर भी बता देगा विभव मापी, विभव को नापने वाला, जबकि विभव को बिल्कुल भी नहीं नापता। विभव का तो दूर दूर तक काम नहीं होता इसमें। यही काम इसका उल्टा है। हर किसी से पूछो विभव मापी किस प्रकार की युक्ति है, तो हर कोई ऐसे लिख देगा विभव मापी एक ऐसी युक्ति जिससे विभव मापा जाता है। किसी भी सुन लेंगे। लेकिन विभव मापी का अभी तुमने लिखा है कि कैसी युक्ति है? जिसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और विद्युत भागबल ज्ञात किया जाता है। तो ये दो अलग अलग काम होते हैं इसके, और सिर्फ ज़्यादातर ये दो ही काम करते हैं, इसके अलावा कोई और खास काम करता नहीं। अब देखो इसमें करना क्या, तुम्हें करना यह है कि एक तो इसकी हम रचना लिखने वाले हैं। रचना का चित्र अपना अलग आएगा। 5 नंबर है तो हवा में पेड़ पलट के नहीं मिलते। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रचना है, रचना के बाद इसका सिद्धांत है। रचना का चित्र अपना अलग है, अभी आने वाला बोर्ड पे। इसके बाद सिद्धांत है, सिद्धांत का चित्र अपना अलग है। क्रिया विधि है, क्रिया विधि तो सिद्धांत के चित्र से हो जाती है, वरना उसका चित्र भी अलग होता है। फिर इसकी सुग्राहिता है, सुग्राहिता क्या इसकी सहूलियत होती है, सुग्राहिता लिखेंगे 4-5 पॉइंट इसके। फिर सुग्राहिता के बाद में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका चित्र अलग है। सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना है, उसका चित्र अलग है। और ऐसे ऐसे 4 चित्र हैं, ये समझ गए, 4 चित्र ही बनाने। पहला चित्र तुम देखोगे इसमें रचना में कैसा बनाना है। क्या होगा, अब देखो, हाँ बनाओ भाई।
यह जी धारा मापी की रचना। हाँ, इसमें पहले सुन लो, यह बना रहे हो चित्र, पहले लो बनाओ, चित्र बनाओ। पहले इसके ना बारे में सुन लो, तुम गलत सलत कर दोगे पहले, वरना उल्टा सीधा कर दोगे। तुम पहले समझ लो, बार बार पूछ रहेंगे बीच बीच में ये क्या है ये क्या है। देखो इसमें ना, इसमें 10 मीटर लंबा मैग्नीन या कंस्टेंटन का तार होता है। कंस्टेंटन कल भी लिखवाया था हमने, इसका तार होता है। इस तार की खासियत ये होती है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। हाँ, एकदम से टूटता नहीं है ये। अब होता क्या है, ये है तार जो कि 1 मीटर के 10 टुकड़ों में डिवाइड होता है। 10 मीटर लंबा तार होगा, 1 मीटर के 10 टुकड़ों में डिवाइड होगा, और तांबे की, कॉपर की पत्तियों पर एक लकड़ी के गत्ते पर खींचा होता है। ऐसे जैसे हम इसमें ऐसे कर देने थे, जैसे कोई रस्सी हम ऐसे लपेट देते हैं ऐसा करके। तो इस तरीके से 10 समांतर फेरे होते हैं इसमें। ये बीच में तांबे पत्ती, यहाँ इसमें चोबा होगा, जैसे यहाँ चोबे होते कील होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसे बांध देंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक बांध देंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक बांध देंगे। ये बीच बीच में पत्ती है इसमें। इस तरह हमने सिर्फ इसके 4-5 टुकड़े दिखाए, ऐसे ऐसे 10 जुड़े होते हैं एक लकड़ी के बोर्ड पर। अब होता क्या है कि इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे सिरे को तार के दूसरे सिरे को धारा, इसके कहते हैं धारा नियंत्रक तथा कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बनकर तैयार हो जाता है। इसी तार के ए सिरे को एक सेल, जिसका विद्युत भागबल हम ज्ञात करते हैं, एक सेल ई से जोड़ देते हैं, ई के धन सिरे से जोड़ते हैं, तथा इस सेल का दूसरा सिरा धारा मापी तथा जोकी। ये जोकी क्या चीज़ होती है? जोकी भी वही होती है जो सर्पी कुंजी होती है, ये भी वही होती है, जोकी पेन जैसी होती है। ये जोकी से जोड़ देते हैं। जोकी अंडर में हर कोई अपने मतलब की बात करेगा। तो जोकी से जोड़ देते हैं। ये जोकी ना ऐसा है, खुला तार होता है बिल्कुल। ये खुला तार मतलब हम इसे उठा के यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, ऐसा करके कहीं भी पूरे तार पर टच करके हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो वही इसकी रचना लिखने वाले हम। इसमें कैसे कैसे तार होता है, कैसे कैसे ये बंधा होता है। और देखो उधर, जब इससे जोकी से जोड़ देते हैं, जो कि पूरे तार पर कहीं भी स्पर्श कर सकती है, तो इस प्रकार द्वितीय परिपथ बनकर तैयार हो जाता है। तो वो प्राथमिक परिपथ है, ये द्वितीयक परिपथ है। ये दोनों अलग अलग परिपथ बताने जरूरी होते हैं, याद रखना। चित्र बना लेंगे। चित्र बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं रहता कि यार ये कैसे बनेगा, तो इसे ई से याद रखना है कि हमें ई बनाना है हर हाल में। ये कैसा बनाना है? ऐसा वाला। ये लास्ट वाले इसमें सिरा जुड़ जाता है, इसे ये पहुंच जाएगा इधर। रचना का चित्र है, सिद्धांत का चित्र लगाने वाला है इसका। सेल ई के धन सिरे से जोड़ते हैं, और इस सेल का ऋण सिरा और इस सेल का ऋण सिरा धारा मापी से जोड़ते हैं। ऋण सिरा धारा मापी से जोड़ते हैं। धारा मापी से जोड़ते हैं। इस धारा मापी का दूसरा सिरा दूसरा सिरा एक जोकी जे से जोड़ते हैं। जोकी जे से जोड़ते हैं।
और इस प्रकार द्वितीयक परिपथ द्वितीयक परिपथ बनकर तैयार हो जाता है। और इस प्रकार द्वितीयक परिपथ बनकर तैयार हो जाता है। ये था इसका सिद्धांत। अब हेडिंग नीचे लिखेंगे क्रियाविधि। नीचे हेडिंग क्रियाविधि। क्रियाविधि क्रियाविधि में लिखेंगे क्रियाविधि इसी चित्र से देख के लिखेंगे। नहीं, इसके बाद जो उपयोग आएंगे उनके चित्र, उनके दो चित्र आएंगे। देखो इधर इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी सही से समझ लो, वरना फिर पूरे पेज में लिखा हुई जाएगी तो तुम लोगों को लगेगा यार जिन्हें क्या क्या लिखा गया। सर्वप्रथम जब हमने इस पूरा सिस्टम बना लिया, पहले क्या लिखा है तुमने अभी, प्राथमिक परिपथ रटना नहीं है, सिंपल सा समझ लेना। तार ए बी के ए सिरे, देखो तार ए बी के ए सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ते हैं और इस तार के बी सिरे को धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और इस प्रकार प्राथमिक परिपथ हमारा बन जाता है, बन गया। अब इसी तार के ए सिरे को सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं और सेल का जो ऋण सिरा है वो धारा मापी से जुड़ा होता है, धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो जोकी से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये द्वितीयक परिपथ बनकर तैयार हो जाता है। अब ये काम कैसे करेगा? हाँ, अब ये काम कैसे करेगा? देखो काम ऐसे करेगा, पहले हम ये चेक करके देखेंगे कि धारा मापी में विक्षेप हो रहा नहीं हो रहा है। धारा मापी में विक्षेप का मतलब होता है कि जैसे ये जी है, धारा मापी की सुई ऐसा होती है, अगर धारा इस दिशा में बह रही होगी तो सुई ऐसा हो जाएगी, धारा इस दिशा में बह रही है तो सुई ऐसा हो जाएगी। तो वो दोनों दिशाओं में सुई मूव कर सकती है और याद रखना सिर्फ मूव ही कर सकती है, गोल नहीं घूमती है पूरी। पूरा मीटर ऐसा होगा, सुई इधर जा सकती है और इधर जा सकती है, इतना जाती है बस। ये तो डार्क होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी गोल गोल इधर घूम जाएगी उधर घूम जाएगी, बस इतनी इतनी जाती है। तो दिशा बताने के लिए अब हम इसमें सबसे पहले चेक करके देखेंगे कि हमने जो परिपथ बनाया है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। तो सबसे पहले कुंजी को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित कर लेते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित करने के बाद में ये जो हमारे पास जोकी थी हमारे हाथ में ऐसे करके, हम उसे ए पर लगा के देखेंगे। पहले ए पर लगाकर देखेंगे। जब ए पर लगा के देखेंगे ना तो विक्षेप एक और आ जाएगा। फिर हम इसे बी पर लगा के देखेंगे। जब बी पर लगा के देखेंगे तो विक्षेप दूसरी ओर आ जाएगा, मतलब इस दिशा में आ जाएगा। तो एक बार एक विक्षेप इस दिशा में आ रहा है, एक बार विक्षेप इस दिशा में आ रहा है, सीधी सी बात है। अब हम कहें देखो सर कि हमारे पास पूरा तार है, अगर जो हम यहाँ टच करते हैं तो सुई ऐसा हो जा रही है, यहाँ टच करते हैं तो सुई ऐसा हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कहीं एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहाँ पर सुई सीधी रुक जाएगी। सोचना ऐसे गिर रही है, और जब हम उसे धीरे धीरे यहाँ टच करेंगे तो सुई ऐसा हो जाएगी, यहाँ करेंगे तो सुई ऐसा हो जाएगी, यहाँ करेंगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी जरूर मिलेगी जहाँ पर सुई सीधी रुक जाएगी। इस स्थिति को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। और वो मान लेंगे कि वो हमें जे पर मिली है, यहाँ जे पर मिली है। तो अब यहाँ देखना धारा दो प्रकार की बह रही है, एक तो बैटरी के कारण बह रही है और एक इसके सेल के कारण बह रही है। अब इनमें से कौन सी बड़ी होगी? तो अगर हम इसे यहाँ टच कर दें, यहाँ टच कर दें तो सेल जो है ऐसा मान के चलना इतना कार्य करेगा और बैटरी जो है वो अभी यहाँ से कार्य करेगी। आगे का परिपथ बैटरी के लिए बेकार है, परिपथ तो यहाँ से बन गया। अब समझ गए, विभवांतर यहाँ से टूट गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक विभवांतर चेक कर लेंगे या यहाँ से यहाँ तक सेल का विद्युत भाग बल चेक कर लेंगे। बैटरी का हमेशा विभवांतर गिना जाएगा और सेल का विद्युत भाग बल गिना जाएगा। तो देखेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक विभवांतर और यहाँ से यहाँ तक जो है वो विद्युत भाग बल, कौन सा ज़्यादा होगा? तो हमारा नीचे वाला मान ज़्यादा होगा, इसकी तुलना में ये ज़्यादा होगा। वैसे भी दूरी नाप लो, किया गया कार्य तो होता है विभवांतर, तो कार्य यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ई बड़ा हो जाएगा बी से। जब ई बड़ा हो जाएगा बी से तो हम कहेंगे कि धारा, देखो उधर ई जब बड़ा हो गया ना तो ये ई अपने कारण धारा प्रवाहित करवाएगा पूरे परिपथ में। दो धाराएं बह रही हैं तो जो ज़्यादा बड़ा मान होगा जिस बार में उसी की धारा बहेगी। तो बैटरी का विभवांतर जो वो सेल के विद्युत भागबल से कम हो जाता है, जिस कारण परिपथ में धारा सेल के कारण प्रवाहित होती है। और धारा की दिशा क्या हो जाएगी? धारा की दिशा होगी ऐसा करके
A J1 E इस मार्ग से प्रवाहित होगी, क्योंकि सेल अपनी धारा प्रवाहित करवाएगा इसमें। दूसरी स्थिति में जब हम ऐसे जोकी को J2 पर स्पर्श कराएंगे, J2 पर स्पर्श कराएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बैटरी का विभवांतर है और यहाँ से यहाँ तक विद्युत भाग बल है। तो विद्युत भाग बल का मान जो है वो छोटा हो जाएगा विभवांतर से। विभवांतर से जब विभवांतर से छोटा हो जाएगा तो हम कहेंगे अपरिपथ में धारा जो है, अपरिपथ में धारा बैटरी के कारण प्रवाहित होगी। जब बैटरी के कारण प्रवाहित होगी तो सोचो ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से पानी आ रहा है, प्रेशर के साथ आ रहा है, इसमें भी जाना नहीं है। ऊपर से आ रहा है ज़्यादा पानी, ये ज़्यादा मान हो गया ना अब इसका, ज़्यादा पानी, नीचे से थोड़ा सा पानी आ रहा है, तो ऊपर से प्रेस आएगा ना तो इसे बहा के ले जाएगा अपने साथ। तो धारा किसके कारण प्रवाहित होगी? बैटरी के कारण। तो धारा की दिशा क्या होगी? देखो धारा की दिशा, धारा की दिशा होगी ये AE और ये J2। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब धारा सेल के कारण प्रवाहित होती है तो मार्ग ये वाला होता है, A J1 ये वाला मार्ग होता है और सुई में विक्षेप एक और हो जाता है। जब धारा जो है वो बैटरी के कारण प्रवाहित होती है, मतलब J2 पे हम इसे स्पर्श कराते हैं, धारा J2 इसके बैटरी के कारण प्रवाहित होती है तो इसका मान छोटा हो जाएगा। अब धारा की दिशा इधर से प्रवाहित हो पाएगी। सही से समझो क्या कह रहे हैं? सोचो इतना बड़ा परिपथ लगा है और ये पूरा परिपथ बेकार है, धारा ऊपर से ऊपर ही खत्म हो गई। अब जब इसका मान बड़ा है तो अब परिपथ में धारा यहाँ तक बह रही है। देखो धारा का मार्ग देखो ना, पहले क्या है? पहले मार्ग था ये A J1, ये ऊपर से ऊपर ही धारा चली गई। अब मार्ग क्या है? अब मार्ग है AE J2। अब पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कब होती है? जब बैटरी का मान बड़ा होता है। तो हम हिंदी में दो स्थितियाँ लिखेंगे, लिखने में थोड़ी सी बड़ी जाएंगी, लेकिन हम लिखेंगे कि जब जोकी को हम J1 पे स्पर्श कराते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो बैटरी के विभवांतर से बड़ा होता है, जिस कारण परिपथ में धारा सेल के कारण प्रवाहित होती है। और धारा की दिशा जो होती है, यह मार्ग जो होता है वो A J1 E होता है, ये मार्ग होता है। अब ये जब मार्ग हो गया तो हम कहेंगे इसलिए धारा मापी में विक्षेप एक और आ जाता है। दूसरी स्थिति में लिखेंगे जब जोकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं तो बैटरी का विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है और धारा की दिशा AE J2 होती है और परिपथ में कुल धारा जो है वो बैटरी के कारण प्रवाहित होगी और धारा मापी में विक्षेप एक और आ जाएगा। बस हम कहेंगे कि J2 और J1 के मध्य एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होगा। सही समझो क्या कह रहा हूँ? एक बार यहाँ स्पर्श करा रहे हैं तो E बड़ा है, वहाँ स्पर्श करा रहे हैं तो B बड़ा है। तो जब एक बार E बड़ा हो रहा है, एक बार B बड़ा हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु जरूर होगा जहाँ पर ये दोनों बराबर भी होंगे। उस स्थिति को कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति, और उस स्थिति में E का मान जो होगा वो B के बराबर हो जाएगा। ये बड़े काम की बात होती है कि सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाए ना तो हमारे लिए परिपथ को सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें E का मान मिल रहा है तो हम B का निकाल लेंगे, B का मिल रहा है तो E का निकाल देंगे। किसी एक को सॉल्व करो, दूसरे का ऑटोमेटिक मिल जाता है। और यही खासियत होती है, जब हम सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे ना तो हम B का मान सॉल्व करके इसका मान निकाल लेंगे। अभी आगे चल के पता चलेगा। तो इसलिए थ्योरी जब हम लिखेंगे तो एक कहानी के तरीके से लिख रहे हैं, एक बार धारा ऐसा प्रवाहित करवाएंगे, एक बार ऐसा करवाएंगे, और बीच में लास्ट में हम कह देंगे कि एक बिंदु J जरूर होगा ऐसा जहाँ पर विद्युत वाहक मान शून्य होगा। एक कहानी की तरह लिखेंगे। लिखना स्टार्ट कर दो जरा। इसमें लेंगे सर्वप्रथम, क्रियाविधि में लिख रहे हैं, सर्वप्रथम कुंजी K को दबाकर व J2 J1 व J2 के मध्य है। इस प्रकार बिंदु J1 व J2 के मध्य है, J1 व J2 के मध्य है। एक बिंदु J ऐसा अवश्य होगा, ऐसा अवश्य होगा जहां सेल का विद्युत वाहक बल अवश्य ऐसा होगा, हाँ, जहां धारा मापी में विक्षेप शून्य होगा। अवश्य होगा जहां धारा मापी में विक्षेप शून्य होगा
इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल, इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के टर्मिनल विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के टर्मिनल विभवांतर बैटरी के टर्मिनल विभवांतर के बराबर, बैटरी के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। बैटरी के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल बराबर जो है ना वो टर्मिनल विभवांतर है। फिर क्या हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर है और ए ई जो होगा वो बी ए जे होगा, ए जे जो बीच वाला पॉइंट होगा इसके बराबर होगा। और हम कहेंगे अरे सुन भी लो पहले जरा, हेडिंग है तुम्हारा ये जो 1 नंबर की परिभाषा बनती है, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव प्रवणता में लिख रहे हैं, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे तब के बराबर जो है ना वो बी ए जे अपॉन एल के बराबर प्रति एकांक लंबाई में जितना भी विभव कम होता रहेगा वो उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। और तिरछी गुणा कर देंगे तो बी ए जे बराबर जो हो जाएगा वो के एल हो जाएगा। समीकरण 1 से सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा ना वो बी ए जे के बराबर होगा और वो के एल होगा। यहाँ से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मीटर पैमाने से नाप के निकाल लेते हैं, एल की लंबाई नाप के निकाल लेते हैं। के का मान नियतांक होता है किसी भी पदार्थ के लिए और उन दोनों गुणा करके हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं आराम से। तो इतनी होती है ये किसी भी विभव मापी की क्रिया विधि, इतना बता रहे हैं।